Hello and welcome to my YouTube channel. This is Anuj Khanna. In this video, I am gonna teach you the chapter Judiciary. This is one of the most fundamental chapter of Indian polity at Constitution at work. इस वीडियो में हम समझेंगे कि जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी गवर्नमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। जिस तरीके से लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उन कानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना। इसलिए एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, क्योंकि कार्य को वो पालन करवाती है। और इन कार्य को, इन कानूनों को समाज में कोई मान नहीं रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनको पनिशमेंट देने का काम करती है जुडिशरी। लोगों को न्याय देने का काम करती है जुडिशरी। तो जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स लॉ, सेटल डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड गवर्नमेंट। जुडिशरी का काम होता है लोगों को न्याय देना, लोगों के विवादों को सॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, किसी इंडिविजुअल के बीच में, किसी ग्रुप के बीच में, किसी गवर्नमेंट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया कि सब व्यक्ति को हेलमेट पहनना है। एक कानून बनाया मोटर व्हीकल एक्ट कि सबको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। एग्जीक्यूटिव यानी पुलिसमैन लोगों को बताएगा कि आपको हेलमेट पहनना है। जमीनी स्तर पर पुलिसमैन आपको बताएंगे कि आपको हेलमेट पहनना है। अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसको जुडिशरी सजा देने का काम करेगी, कि उसको पनिशमेंट देगी। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल्स है। अब जुडिशरी का प्रिंसिपल रोल होता है रूल्स ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, लॉ की सुप्रीमेसी को इंश्योर करना कि लॉ ही सबसे बड़ा है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, और संविधान को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सबमर्जन। अगर कोई भी संविधान को कुचलने का काम करता है तो जुडिशरी का प्रिंसिपल रोल है उसको बचाना। ना क्वेश्चन कम्स कि वाई डू वी नीड अ जुडिशरी, वाई जुडिशरी, हमें जुडिशरी क्यों चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होते ही होते हैं, इंडिविजुअल के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। तो उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना, उनको सही तरीके से सॉल्व करना, हमें एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता है जो उनको सॉल्व कर सके इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है? यानी ऐसा लॉ जो सारे सिटीजन्स पे इक्वली लागू हो, उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ लॉ। रिच हो, पुअर हो, मैन हो, वेमेन हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सब पे इक्वली डिटरमाइंड हो, उस लॉ को बोलते हैं रूल्स ऑफ लॉ। जुडिशरी का प्रिंसिपल रोल होता है रूल्स ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एंड प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, संविधान को बचाना फ्रॉम सबमर्जन्स, एंड लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ये इसका प्रिंसिपल रोल होता है जुडिशरी का। नाउ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए? ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो निष्पक्ष न्याय ले पाएगी। अगर जुडिशरी किसी शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था के दबाव में न्याय लेगी तो वो न्याय सही नहीं होगा। इसलिए निष्पक्ष न्याय लेने के लिए न्यायाधीश बिना सरकार या किसी शक्ति के दबाव में सही फैसला ले सके, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। दूसरा, संविधान की रक्षा करने के लिए, यदि मान लीजिए अगर कोई सरकार कोई ऐसे अनसंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इसको इंश्योर करने के लिए, जैसे कि लिखा है हाउ टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग जजमेंट डिसीजन ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को जुडिशरी की फंक्शनिंग में, जजमेंट में, डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर जुडिशरी ने कोई डिसीजन लिया तो एग्जीक्यूटिव को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि ये डिसीजन गलत लिया है, सही लिया है, ना ही लेजिस्लेचर करना चाहिए। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जजेस को अपना काम करना चाहिए, अपना फंक्शन करना चाहिए बिना किसी दबाव में, बिना किसी डर से। अगर जजेस अपना काम बिना किसी डर से करेंगे, बिना किसी दबाव में करेंगे, तो वो डिसीजन निष्पक्ष होगा। इसलिए जुडिशरी को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। तीसरा है, लेजिस्लेचर को अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मानिए अगर लेजिस्लेचर जजेस को अपॉइंट करेंगे, कोई एमएलए, विधायक, कोई सांसद, लेट्स सपोज सांसद, कोई सांसद जज को अपॉइंट करेगा, तो मुझे बताइए वो अपने ही फेवर में तो बैठाएगा।
किसी ऐसे जज को वो अपॉइंट करेगा तो अपने फेवर वाले व्यक्ति को ही वहाँ बैठाएगा। इसलिए पहले ही लो कर दिया है कि लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी में। नाउ अनदर पॉइंट आता है, पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ अ पर्सन एंड हिज पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है, लेट सपोज किसी एक व्यक्ति को जज बनना है, वो जज बनना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को पार्टी पसंद है बीजेपी, तो वो व्यक्ति जब जज बनेगा तो कभी भी बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल लॉयल्टी है। इसलिए पहले ही लिख दिया है कि पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया। किसी व्यक्ति को जज बनने के लिए उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, तभी वो जज बन पाएगा। दूसरा लिखा है कि जजेस के पास फिक्स्ड टेन्योर है। लेट्स सपोज अगर किसी जज के पास फिक्स्ड टेन्योर नहीं होगा, उनको कभी भी हटा दिया जाएगा, तो फिर जुडिशरी तो एक प्रकार का मतलब टेम्प्रेरी बॉडी बन गई। इसलिए उनकी फिक्स्ड टेन्योर उनके पास होना चाहिए, उनकी वो ऑफिस को होल्ड करें टिल दी रिटायरमेंट। उनको तभी हटाया जा सकता है जब किसी कारण से उनने संविधान का वॉयलेशन किया है, उनका मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, तभी उनको हटा सकते हैं। अदरवाइज उनको सिक्योरिटी ऑफ टेरर किया हमने, विदाउट एनी फियर फेवर में डिसीजन ले सके वो। कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि वो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर प्रोवाइड किया है उनको हटाने के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। चौथा है, जुडिशरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जिससे उनको सैलरी मिले, अलाउंसेस मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लेजिस्लेचर से अप्रूवल चाहिए, एग्जीक्यूटिव से मंजूरी चाहिए तभी उनको सैलरी मिले, अलाउंसेस मिले। जुडिशरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब पैसे के मामले में जुडिशरी किसी से रिक्वेस्ट ना करे कि भाई हमें पैसे दो, हमें सैलरी दो, अलाउंसेस दो। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहलाएगी। चौथा है, जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए कि वो किसी व्यक्ति को पनिश कर सके, किसी व्यक्ति को पेनलाइज कर सके, यानी पनिशमेंट दे सके। अगर कोई व्यक्ति उनके डिसीजन को कंटेम्प्ट कर रहा है, उनके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पाया गया, तो उसके पास पावर होनी चाहिए वो किसी को भी पनिशमेंट करे, जिससे एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिलता है जुडिशरी को फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म से। चौथा है, फाइनली दिस वुड गिव जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फियर एंड बीइंग क्रिटिसाइज। ये सारे रूल्स हैं, ये सारे नियम हैं, जुडिशरी को पावर देते हैं कि आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो। नाउ अब देखते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट से पहले समझते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, वो जजेस बनते कैसे हैं। हालांकि हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन एज अ बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको मैं कि किसी व्यक्ति को जज बनने के लिए उसको देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 65 से कम होनी चाहिए, उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक तो होना चाहिए, और हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस करनी चाहिए 10 साल तक एज अ एडवोकेट, और राष्ट्रपति की निगाह में एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई थोड़ा ऐसा व्यक्ति हो, इमोरल व्यक्ति हो, उसके निगाहों में डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति होना चाहिए और उनकी ओपिनियन में। आप समझते हैं कि हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट में सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीजीआई, गवर्नर, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि हमारी ये बेसिक जानकारी है, एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है। नाउ अब देखते हैं कि हमने बात की पहले जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब देखते हैं कि जो भारत के सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजीआई होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं ऑन दी बेसिक ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल। यानी जो व्यक्ति सीनियर है उसको ही देश का सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई अपॉइंट किया जाएगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा। अब सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज अ सीजीआई, उनको किया गया था, लेकिन इस प्रिंसिपल को 2-3 बार तोड़ा गया था। जैसे कि ये कन्वेंशन थी कि जो व्यक्ति सीनियर है उसको अपॉइंट किया जाएगा ऐसा देश का सीजीआई, इसको 2 बार इसको ब्रोक किया गया था। 1973 में जब एएन राय को अपॉइंट किया गया था सुपरसीडिंग 3 मोस्ट सीनियर, यानी ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस थे, लेकिन उनको हटा के जो एएन राय थे, जो इनके बराबर सीनियर नहीं थे, जूनियर थे, उनको अपॉइंट किया गया था। यानी इस प्रिंसिपल को उस समय ब्रोक किया गया था। दूसरी बार 1975 में जब एमएच वेग को अपॉइंट किया गया था, जब वो सीजीआई बने भारत के सुपरसीडिंग एचआर खन्ना। तो ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से सीजीआई ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है ऑन दी बेसिक ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल, उसको तोड़ा गया था। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब क्या होता है, सीनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है। इसका मतलब एक जैसे नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसेज, ईयर्स ऑफ सर्विसेज। यानी अगर किसी व्यक्ति 65 का है, अगर कोई व्यक्ति 64 का है, तो ऐसा नहीं है कि 64 वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब से उसकी ईयर्स ऑफ सर्विस हुई है
तब से उसको एक्सपीरियंस माना जाएगा। लेट्स सपोज, इसको समझते हैं, आसानी से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी एज 64 है और एक व्यक्ति है जिसकी एज 65 है, तो आप सोचोगे भाई इसमें से सीनियर जी है, लेकिन एग्जैक्टली जस्ट सीनियर जी नहीं है। सीनियर उसको बोला जाएगा जिसने ईयर्स ऑफ सर्विसेज, कब से सर्विस में है। लेट्स सपोज व्यक्ति ए है, इसको सर्विस में हो गया 15 साल, एक व्यक्ति है इसको सर्विस में हो गए 16 साल, तो इसमें सर्विस में सबसे ज़्यादा कौन है, वी। लेकिन जिसकी एज क्या है 64, इसकी एज क्या है 65, तो ये एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा ना, इसकी ईयर्स ऑफ सर्विस ज़्यादा है ना, तो इसलिए बोला गया है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज। एज का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति की एज ज़्यादा है उसको अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो और भी जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टिंग विद दी सीजीआई से कंसल्ट करके, भैया क्यों ये व्यक्ति सही है ठीक नहीं है, तो सीजीआई से कंसल्ट करके राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। अब ये शब्द कंसल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीआई इनको कंसल्ट कर सकता है लेकिन उन पर बाइंडिंग नहीं है। जैसे सीजीआई ने किसी ने कहा कि व्यक्ति ये अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को उसी को ही मानना है, दैट्स नॉट बाइंडिंग। इस स्टेटस को 2 बार तोड़ा गया था, जैसे कि स्टेटस ऑफ कंसल्टिंग विद दी सीजीआई, कि सीजीआई से कंसल्ट करना है इस तरीके से। जैसे कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन आप कंसल्ट कर रहे हो सीजीआई से, वो कंसल्टेशन नहीं है, वो केवल कंकरेंस होनी चाहिए, यानी उसकी ओपिनियन मस्ट बी फॉलोड। जैसे कि राष्ट्रपति सीजीआई से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि व्यक्ति इसको जज होना चाहिए और सीजीआई कह रहा है इसको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इन दोनों की बात नहीं मानी जाएगी। दोनों की जो ओपिनियन है वो फॉलो किया नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि इसको होना चाहिए तो एक व्यक्ति मना कर रहा है, दोनों की ओपिनियन मस्ट बी फॉलोड। फिर 1998 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करेगा, कंसल्ट करेगा सीजीआई से प्लस 4 सीनियर जजेस। यानी अब क्या हो रहा है, अब राष्ट्रपति कंसल्ट कर रहा है, सलाह ले रहा है सीजीआई से, अब प्लस 4 जो सीनियर जजेस है उनके साथ में। इससे क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इंप्रूवमेंट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी आया। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी जजेस को, हाई कोर्ट के किसी भी जजेस को बनाने के लिए राष्ट्रपति केवल सीजीआई से कंसल्ट नहीं करेगा, और भी जजेस हैं और भी सीनियर जजेस हैं उनसे भी कंसल्ट करेगा, जिससे सबकी सहमति से एक अच्छा व्यक्ति आ सके। पहले क्या था, इट वॉज ओनली कंसल्टेशन की भैया सलाह ले लो उनसे, भले ही वो वाइंडिंग हो या ना हो, उनकी बात सही हो ना हो। लेकिन अब क्या हो गया, इसके बाद 1993 में 98 में क्या हो गया, कोर्ट ने कहा कि कंकरेंस होनी चाहिए, उन सबकी सलाह सही होनी चाहिए, सब सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सहमत है, कोई सहमत नहीं है, कोई सहमत है, सब व्यक्ति सहमत होने चाहिए, सारे जजेस सहमत होनी चाहिए। CGI should recommend the more name of the person to be appointed as a consultation with 4 senior judges। यानी CGI नाम recommend करेगा with the 4 senior judges, एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, भैया इनको जज मान दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति सलाह लेगा सीजीआई से, सीजीआई अकेला नहीं देगा, पहले ऐसा होता था कि अकेला देगा, अब सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस के साथ में रिकमेंड करेगा नाम को, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी बरकरार रहेगा, सबकी सहमति से अच्छे व्यक्ति जज बन पाएगा। ये है अपॉइंटमेंट ऑफ बेसिक्स, जजेस किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको बताया सीजीआई कैसे अपॉइंट होता है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। अब समझते हैं कि इन जजेस का रिमूवल कैसे होता है, इन जजेस को कैसे हटाया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है। ये बेसिक थोड़ी जानकारी, इसको समझते हैं। जैसे कि आर्टिकल 124 के सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है कि जजेस को हटाना बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। उनको तभी हटाया जा सकता है जब उनका मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, संविधान का वॉयलेशन कर रहे हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। वो हटाने के लिए आपको एक मोशन पास करना पड़ेगा, बिना मोशन के आप उनको हटा नहीं सकते। यानी आपको लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। विदाउट लेजिस्लेचर यू कैन नॉट रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एनीथिंग। इसलिए आपको मोशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। इनिशियल मोशन कैसे है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटीज में। ये आपकी लक्ष्मीकांत से उठाई है मैंने, ये एनसीईआरटी बेसिक जानकारी दी गई है, फिर भी आप जान लीजिए। लोकसभा में अगर कोई चाह रहा है हटना चाहिए तो 100 मेंबर्स की साइन नोटिस पास की जानी चाहिए। राज्यसभा से कोई व्यक्ति का हटना चाहिए तो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की साइन नोटिस पास होनी चाहिए। ये नोटिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जाएंगे, अगर लोकसभा से है तो
उसके स्पीकर को जाएंगे, अगर राज्यसभा से तो ये देश के वाइस प्रेसिडेंट उसको जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी, उनको बुलाया जाएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, पार्लियामेंट्री अप्रूव्ड होगा, और मेजॉरिटी टोटल मेंबर यानी 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए वोटिंग इन प्रेजेंट वोटिंग। फिर वो राष्ट्रपति भेजा जाएगा, फिर उसको उठा दिया जाएगा। बेसिक जानकारी भी इसमें बताया गया है कि किसी को उठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट आएगी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा, और उसके बावजूद टोटल मेंबर मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी अगर उसमें कितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग है उसका 2/3 होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हटा पाओगे उनका, बहुत डिफिकल्ट है ये। इसलिए जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ मोशन, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी बोथ हाउसेस में। तो इससे क्लियर है कि जो प्रोसीजर है हटाने का बहुत डिफिकल्ट है, जब तक यहाँ पे कोई जनरल कंसेंसस नहीं है, सहमति नहीं है मेंबर्स के बीच में, उसके बिना जजेस को उठाना बहुत मुश्किल है। तो इट शुड बी नोटेड दैट वाइल इन द मेकिंग अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेज क्रूशियल रोल, यानी उनको अपॉइंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट में उनको हटाने में लेजिस्लेचर करती है। ऐसा क्यों, देखो समझते हैं। अगर मैंने किसी जज को अपॉइंट किया, अगर एग्जीक्यूटिव ने जज को अपॉइंट किया लेकिन एग्जीक्यूटिव उनसे खुश नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव नहीं हटाएगी उनको लेजिस्लेचर हटाएगी, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी तो वो कभी भी हटा देंगे उनको। इसलिए लेजिस्लेचर के पास पावर होनी चाहिए हटाने की, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम